नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है टेस्ट नंबर 3 और इस वीडियो में हम टेस्ट 3 से संबंधित सभी क्वेश्चंस पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, या इसे ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपीलैट्स, को कितने माह तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। आपका आंसर क्या होगा? 24 महीने अर्थात 2 साल तक। इस स्कीम में क्या खास बात है आप देख लें। यहाँ पर ये जो एमपीलैट्स स्कीम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसके तहत प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ प्रति वर्ष की राशि आवंटित की जाती थी अपने क्षेत्र के, स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए। तो इस ये जो 5 करोड़ प्रति वर्ष मिलता था, अगले 2 साल तक नहीं मिलेगा और इस पैसे को कोविड-19 से निपटने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक है तो उस पर आप ध्यान ना दें। जैसे कि यहाँ पर होना चाहिए प्रत्येक सांसद, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक सांसद लिख गया। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें कि जो हमारे सांसदों को वेतन भत्ता मिलता था उसमें भी 30% की कटौती की गई है, और ये जो 30% की कटौती से मिलने वाला पैसा है उसे भी कोविड-19 से निपटने के लिए यूज़ किया जाएगा। आगे चलते हैं। चर्चित शब्द कोलैब कैट का संबंध किससे है? कोलैब कैट यह एक कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम है। क्या है? कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसको कोलैब कैट का मतलब क्या है आप देख लें। कोलैब का मतलब हो गया कोलैबोरेटिव, और कैड का मतलब हो गया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, आपको पता है कि हमारे देश में अटल टिंकरिंग लैब विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इन 3 संस्थाओं ने मिल करके इस ये जो कोलैब कैड है इसका डेवलपमेंट किया है। इससे क्या होगा? इससे 2D और 3D डिज़ाइनिंग में मदद मिलेगी। अटल टिंकरिंग लैब में जो बच्चे सीख रहे हैं चीज़ों को, उनको 2D और 3D डिज़ाइनिंग में मदद मिलेगी इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चावल के बारे में है। हाल ही में काले चावल चक हाओ को जीआई टैग दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध किससे है? मणिपुर से है। यहाँ पर आप देख लें, चक हाओ चावल है और ये कैसा, किस रंग कैसा इसका? काला है। तो इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा जान लें। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग एक ऐसी चीज़ों को दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, यह उस क्षेत्र की गुणवत्ता को बताता है, उस वस्तु की गुणवत्ता को बताता है। जैसे कि मान लीजिए इंदौर का पोहा है, उस पोहे का अपना एक अलग टेस्ट है। अगर इंदौर के पोहे को जीआई टैग मिल जाता है तो केवल इंदौर के लोग ही अपने ठेले के आगे ये लिख पाएंगे कि मशहूर इंदौर का पोहा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दार्जिलिंग चाय है, दार्जिलिंग चाय को पहली बार जो जीआई टैग मिला किसी भी चीज़ को, तो वो कौन सा है? दार्जिलिंग चाय, भारत में। ठीक है, तो दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिलने का मतलब है कि जो दार्जिलिंग की चाय है उसकी अपनी एक अलग, उसका एक अपना अलग टेस्ट है, स्वाद है उसका। और जब भी कोई दार्जिलिंग की चाय का नाम लेगा तो उसका मतलब उस क्षेत्र की एक विशेषता है इस चाय की। ठीक है, वो उसको प्रदर्शित करेगा। तो जीआई टैग दिया जाता है जिसका अपना एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मणिपुर का चावल है चक हाओ, इसको जीआई टैग मिला। और इसका कलर ब्लैक क्यों होता है? इसका कलर ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। इसके अलावा आप देख लें गोरखपुर का टेराकोटा, इसे भी जीआई टैग मिला। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी की चीज़ें होती हैं, जब इसको आग में पका दिया जाता है तो टेराकोटा कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कोविलपट्टी कदलाई मितई, इसे भी, ये मूंगफली की कैंडी है, इसे भी जीआई टैग मिला। इसके अलावा कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। आगे चलते हैं। हाल ही में महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई। ये इसका संबंध किस महामारी रोग अधिनियम से है? आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को 123 के तहत और राज्यपाल को 213, आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो एक कानून हमारे देश में है, महामारी रोग कानून। ये कब का है? 1897 का। इसी कानून में संशोधन करने के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया। आगे चलते हैं। इसके तहत इसमें क्या किया गया? कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई कि अगर जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, अगर उनके खिलाफ कोई हिंसक कृत्य करता है तो उसे 3 महीने से 5 साल की कैद या 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया, ये दोनों मिला करके। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों को केवल उस क्षेत्र के अधिवासियों के लिए आरक्षित कर दिया? कौन है? जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियों को उसी जम्मू कश्मीर के ही लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद के द्वारा आंतरिक विस्थापन पर, अब ध्यान रखना यहाँ पर बाह्य विस्थापन की बात नहीं है कि जैसे म्यांमार के रोहिंग्या भाग करके बांग्लादेश इंडिया में आ गए। यहाँ पर बात हो रही आंतरिक विस्थापन की, अर्थात एक ही देश के भीतर, एक ही राज्य के भीतर आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट जारी किया गया। इसके अनुसार 2019 के अंत तक दुनिया की कितनी आबादी आंतरिक रूप से विस्थापित हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, 50.8 मिलियन, लगभग 5 करोड़ लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग 5 करोड़ लोग यहाँ पर आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। इसमें भारत की भी एक बहुत बड़ी आबादी शामिल है। आप यहाँ देख लें कि लगभग 45 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा के कारण और 5.1 मिलियन लोग आपदा की वजह से विस्थापित हुए, और भारत और बांग्लादेश इस पर शीर्ष में रहे। ठीक है, आपदा की वजह से विस्थापन में भारत और बांग्लादेश शीर्ष पर रहे। भारत में जैसे कि चक्रवात है, बहुत कई चक्रवात, बुलबुल, फैनी, इनकी वजह से 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने हिजबुल्लाह नामक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है? एक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह, इसको किस देश ने आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत कर दिया? किसने? जर्मनी ने। जर्मनी ने हिजबुल्लाह नामक संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। और ये जो हिजबुल्लाह संगठन है, ये कहाँ का संगठन है, किस देश का? लेबनान का है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन से परेशानी झेल रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक ऋण योजना की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई? किस देश के द्वारा की गई? ब्रिटेन के द्वारा बाउंस बैंक ऋण योजना की शुरुआत की गई। आपको पता है कि ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन है? वो भारतीय मूल के हैं। नाम क्या है उनका? ऋषि सुनक। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है? ऋषि सुनक। और जो ब्रिटेन का वित्त मंत्री होता है उसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चांसलर ऑफ एक्सचेकर। वित्त मंत्री नहीं कहा जाता, चांसलर ऑफ एक्सचेकर बोला जाता है। तो ये स्कीम चलाई गई, बाउंस बैंक ऋण योजना, ब्रिटेन के द्वारा। आगे चलते हैं। हाल ही में नासा के इंजीनियरों ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए एक वेंटिलेटर विकसित किया। इसका नाम क्या है? नासा ने विकसित किया है वेंटिलेटर, उसका नाम क्या है? वाइटल। वाइटल नाम का एक वेंटिलेटर डेवलप किया है। आपको पता है कि कोरोना की वजह से फेफड़े में प्रॉब्लम आती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो व्यक्ति को अलग से सांस की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। जो वाइटल है उसका फुल फॉर्म क्या है? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वाइटल वेंटिलेटर है किसने डेवलप किया? नासा ने। आगे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका निर्माण दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित नासा के जेट प्रपल्सन लैबोरेटरी में इसका इन्वेंशन किया गया। आगे चलते हैं। सौर प्रणाली की क्रियाविधि से संबंधित जानकारी एकत्रित करने वाला मिशन सनराइज। ठीक है, मिशन सनराइज किसकी पहल है? किसकी पहल है? नासा की। नासा एक मिशन, मतलब एक व्हीकल लॉन्च करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, उसका नाम क्या है? सनराइज, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, सनराइज। ठीक है, 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा और यह सूर्य की उत्पत्ति तथा वृहद सौर कण तूफान का अध्ययन करना उद्देश्य होगा कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, और वृहद सौर कण तूफान, जो सूर्य से किरणें निकलती हैं, वहाँ से जो कण तूफान निकलते हैं, उनका अध्ययन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कम लागत वाले वेंटिलेटर रूहदार का विकास किया गया? रूहदार, नाम क्या है? रूहदार। तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया? IIT बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की गई? वॉइस बैंकिंग सेवा किसके द्वारा शुरू की गई? ICICI बैंक के द्वारा। ठीक है, एक प्राइवेट बैंक है, इसके द्वारा वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की गई। जैसे कि एलेक्सा है, ये किसका है? अमेजन का। एलेक्सा क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त एक संयंत्र, वो कह सकते हैं कि एक साउंड टाइप का है। ठीक है, इसको आप कुछ भी बोल करके उससे करवा सकते हैं। जैसे सपोज़ किसी को कॉल लगवानी है, आपको कोई गाना सुनना है, कुछ पूछना है, तो आप एलेक्सा से पूछ सकते हैं। ऐड आपने देखा होगा। इसके अलावा गूगल असिस्टेंस, जब आप गूगल क्रोम खोलते हैं तो उसमें एक गूगल असिस्टेंस के तौर पर आता है, या गूगल असिस्टेंस एक ऐप भी है। तो यहाँ पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध करवाया गया है। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। आगे चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 पूल परीक्षण, पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना कौन? तो पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। पूल टेस्टिंग में क्या होता है कि हम रैंडमली सैंपल को कलेक्ट करते हैं। जैसे किसी गांव में हम पहुंचे, वहां पर लोगों को कलेक्ट किया, उनका सैंपल ले लिया, तो ये हो गया पूल टेस्टिंग।
ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बन गया। आगे चलते हैं, किस राज्य के शिक्षा परियोजना परिषद ने उन्नयम मेरा विद्यालय मेरा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार का, ठीक है, मेरा विद्यालय मेरा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? बिहार राज्य के द्वारा। ठीक, यहाँ पर देख लें, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6 से 12 कक्षा तक के छात्रों हेतु उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप लॉन्च किया। इसमें क्या होगा कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर में रह करके पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, इस ऐप को यूनिसेफ, बिहार सरकार और एक सामाजिक अधिगम है मंच इकोवेशन, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया। आगे चलते हैं, कोरोना वायरस रोकथाम हेतु ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की गई किसके द्वारा? ऑपरेशन शील्ड, ये दिल्ली में शुरुआत किया गया। शील्ड का फुल फॉर्म क्या है आप देख सकते हैं, शील्ड का मतलब हो गया सीलिंग, होम आइसोलेशन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटेशन, डोर टू डोर चेक्स। ठीक है, ये हो गया शील्ड का फुल फॉर्म। आगे चलते हैं, यहाँ पर दिल्ली के द्वारा 5T योजना भी शामिल है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। ठीक है, ये सब कोविड-19 से निपटने के लिए, याद नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य ने मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो आप देख सकते हैं मो जीवन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? उड़ीसा के द्वारा किया गया। ठीक है, उड़ीसा सरकार के द्वारा इसे शुरुआत किया गया और सरकार ने लोगों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें। आगे चलते हैं, हाल ही में किसे विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान हासिल हुआ? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान हासिल हुआ। कौन है वो? बेन स्टोक्स। क्या नाम है? बेन स्टोक्स। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। मैंने कहा था कि आप टाइपिंग पे थोड़ा सा ध्यान ना दें, ये बेन स्पिक्स लिखा है। ठीक है, बेन स्टोक्स। और विराट कोहली को भी ये सम्मान मिल चुका है 2016, 2017 और 2018 में। और इसके अलावा आप यहाँ देख लें कि ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर का खिताब मिला। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकरों 3 रोबोट स्मार्ट ट्रिपल्स, उन्हें क्या बोलते हैं? स्मार्ट ट्रिपलेट्स का अनावरण किया गया। इन खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ये जो आप बात हो रही कि 19वें एशियाई खेल, क्वेश्चन तो आपका ये है कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा हांगझाऊ, चाइना में। ठीक है, हांगझाऊ, चाइना में 2022 में प्रस्तावित है, हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसके जो शुभंकर हैं स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार के एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो स्मार्ट ट्रिपलेट्स। आगे चलते हैं, हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? पहला सरकारी अस्पताल बना KGMU लखनऊ। ठीक है, KGMU लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह शुरू करने वाला प्लाज्मा थेरेपी, आपको पता है कि जो बच्चे जो कोविड-19 से पीड़ित लोग अगर वो ठीक हो जाते हैं तो उनके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, तो उनके ही ब्लड से प्लाज्मा निकाल करके, प्लाज्मा को अलग करके उस व्यक्ति को जो कोविड पॉजिटिव है उसमें प्लाज्मा अगर चढ़ा दिया जाए तो वही एंटीबॉडी उसके शरीर में पहुंच जाएगी, तो कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। यही होता है एंटीबॉडी, इसको हम ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं। आगे चलें, हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। वो किस बीमारी से पीड़ित थे? तो आप देख सकते हैं वो पीड़ित थे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से। ठीक है, आगे चलते हैं, आप यहाँ देख लें उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? सलाम बॉम्बे। और आखिरी फिल्म इंग्लिश मीडियम, शायद आपने देखी भी हो। ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा शुरू किया गया? ये इंडियन आर्मी का एक अभियान रहा कोरोना से निपटने के लिए, ऑपरेशन नमस्ते। आगे चलते हैं, किस नगर निगम ने घरों में क्वारंटाइन नागरिकों को प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए संयम ऐप विकसित किया है? संयम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? पुणे नगर निगम के द्वारा। नाम क्या है? संयम। देखिए इसमें डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर आप जैसे सपोज़ एक डिजिटल घेरा बना दिया जाएगा, अगर आप इस घेरे से बाहर निकलते हैं तो जो प्रशासन है उसको तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि ये जो क्वारंटाइन हुआ नागरिक है वो क्या किया कि एक जो लिमिट है उस दायरे से बाहर जा रहा है। ठीक है, GPS ट्रैकिंग के माध्यम से। आगे चलते हैं, हाल ही में युक्ति पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? युक्ति पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? HRD, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर युक्ति का मतलब क्या है? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन।
यही है युक्ति का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका की 100 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? टाइम पत्रिका की 100 वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें राजकुमारी अमृता कौर को। आप यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में आप देख सकते हैं। मार्च 2020 में टाइम पत्रिका ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृता कौर को पिछले शताब्दी की दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया। दो लोगों को, इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृता कौर, स्वतंत्रता सेनानी। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान, यह मनाया जाता है 6 अप्रैल को हालांकि मनाया जाता है, ठीक है। रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, हाँ सॉरी 7 अप्रैल, ठीक है, सही है। यहाँ पर 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। इस वर्ष का थीम क्या है? नर्सों एवं दवाइयों का समर्थन करें। आगे चलते हैं। अप्रैल 22 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय क्या है? इस बार का है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही, ठीक है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस और हर दिवस का एक कोई थीम होता है, तो इस बार का थीम क्या रहा? जलवायु कार्यवाही, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब से मनाया जाता है? 1970 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चित ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में। आगे चलते हैं। तो ये जो ICMR है, ये क्या काम करता है? भारत में शीर्ष निकाय है, किस लिए? यहाँ पर चिकित्सा अनुसंधान के संरूपण, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत में एक शीर्ष निकाय है और ये दुनिया के पुराने चिकित्सा संस्थानों में शामिल है। यहाँ पर आप देख लें 1911 में इसकी जो स्थापना हुई थी वो इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से हुई थी और 1949 में इसका नाम बदल करके ICMR कर दिया गया। इस समय ICMR के महानिदेशक कौन है? प्रोफेसर बलराम भार्गव। आगे चलते हैं। किस बैंक ने अप्रैल 2020 में एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजेन लॉन्च किया? डिजीजेन मतलब डिजिटल, यहाँ पर जन, और इसके माध्यम से क्या होगा कि आप इस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। सारी चीज़ें डिजिटल कर दी गई। तो यहाँ पर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या नाम है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फेसबुक ने अप्रैल 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के साथ एक समझौते की घोषणा की। इस समझौते के तहत फेसबुक निवेश के जरिए जियो प्लेटफॉर्म में कितना फीसद हिस्सेदारी खरीद रही है? आपका क्वेश्चन क्या है कि जो फेसबुक है वो जियो में कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीद रही है? जियो ने मुकेश अंबानी को एक पहली कंपनी है जो पूरी तरीके से डेट फ्री है, अर्थात इसके ऊपर कोई भी ऋण बकाया नहीं है, ठीक है। ये क्यों संभव हो पाया? जियो की वजह से, ठीक है। कुछ पैसे लगा करके मुकेश अंबानी ने जियो को इस्टेब्लिश किया और जियो के प्रॉफिट से उन्होंने क्या किया कि जब ये कंपनी बड़ी कंपनी बन गई तो इसके शेयर्स बेच करके उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया और उस प्रॉफिट से क्या किया? शेयर बेच करके जो पैसा आया अपने ऋण को अदा कर दिया, ठीक है। तो जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक कितनी हिस्सेदारी खरीद रही है? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? 9.9%, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी कौन? फेसबुक जियो में। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चित स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? स्वामित्व योजना अभी आपने देखा भी होगा, लॉन्च हो चुकी है। स्वामित्व योजना का संबंध ग्राम पंचायतों से है। इसमें क्या होगा? जैसे कि आपके पास एक आधार कार्ड है, उसी तरीके से आपकी संपत्तियों का एक कार्ड बना दिया जाएगा। पूरी तरीके से आपकी उस कार्ड में संपत्ति का पूरा ब्यौरा होगा, आप कितनी संपत्ति के मालिक हैं, आपकी संपत्ति कहाँ कहाँ पर है, पूरी डिटेल उसमें होगी, ठीक है। और पूरी तरीके से इसके ड्रोन के द्वारा आपके ज़मीन की मैपिंग की जाएगी, आपकी ज़मीन कहाँ कहाँ पर है, सारी ड्रोन के द्वारा उसकी मैपिंग की जाएगी। यही है स्वामित्व योजना। आगे चलते हैं। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे चलते हैं। चर्चित पुस्तक लेट मी से इट नाउ, यहाँ पर ताऊ लिखा है, गलत है, लेट मी से इट नाउ, ये किसकी है? राकेश मारिया, ये एक IPS हैं, इन्होंने किताब लिखा, उसका नाम है लेट मी से इट नाउ, ठीक है। नाउ माने अब। ICC महिला वर्ल्ड कप 21 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन, ये महिला वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ठीक है। ICC महिला विश्व कप 2021 की बात हो रही है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? न्यूजीलैंड में किया जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में
सही है? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही है। चलिए देखते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती है, गलत हो गया। आर्टिकल 75 क्या है? आर्टिकल 75 तो यही कहता है ना कि इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इतनी तो बात लिखी गई है। अब राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाएगा ये बात उसमें नहीं लिखी, लेकिन ये बात तो लिखी है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है सेकंड नंबर वो गलत हो गया। इसके अलावा आप देख लें, वह किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं जो उसके साथ सहयोग करने से मना कर देता है। कौन? प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? केवल यहाँ पर 2। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सही है, तो सही में 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, 2 नंबर गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आकस्मिकता निधि से राशि केवल किसके पश्चात निकाली जा सकती है? देखिए कई निधियां होती हैं, एक संचित निधि, यहाँ पर दूसरी आकस्मिकता निधि। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की परमिशन जरूरी है। आपके पास घर में 2 तरीके के फंड होंगे। एक फंड वो होगा जो इमरजेंसी के लिए रखा है। जो इमरजेंसी के लिए फंड रखा है उसके लिए आपको पेरेंट्स से किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। इमरजेंसी आया तुरंत पैसा निकाल लीजिए। और जो पैसा रखा है उसके लिए पापा से, मम्मी से, सबसे पूछना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो संचित निधि होती है उससे संसद से परमिशन लेने के बाद ही निकाला जा सकता है। लेकिन जो आकस्मिकता निधि है उसके लिए जब राष्ट्रपति अनुमोदन दे देता है तब उससे पैसा निकाला जा सकता है। इसीलिए आकस्मिकता निधि बनाई ही गई है कि अचानक कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए और संसद सत्र में ना हो कि विनियोग विधेयक पारित करवाएं, तब हम जाकर के संचित निधि से पैसा निकालें। इतना अगर टाइम ना हो तो हम आकस्मिकता निधि से अचानक उस उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए धन का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 267 के तहत आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित निम्न अनुच्छेदों का मिलान करें। आपको यहाँ पर मैच करवाना है आर्टिकल्स। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आपके सही हैं, इसमें मैच करवाना है। आर्टिकल 126, आर्टिकल 126 का संबंध किससे? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से। आर्टिकल 127 का संबंध अनौपचारिक रूप से तदर्थ जजों की नियुक्ति के बारे में है। आर्टिकल 137 क्या है? जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा। और 141 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। भारत में राज्य विधानसभा किसके चुनाव में भाग लेती है? ठीक है, राज्य विधानसभा किसके चुनाव में भाग लेती है? राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री गलत है। राज्यसभा के सदस्य, जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में विधानसभा भाग लेती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 और 4, 1 और 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को विभिन्न स्रोतों से व्यापक रूप से अनुकरण किया गया है। कहने का मतलब जो भारतीय संविधान है उसको कई जगहों से उधार लेकर के लिखा गया। हमने अपने संविधान के प्रावधानों को विभिन्न देशों से लिया है। निम्न में से कौन से स्रोत से उसके अधिकतर प्रावधानों को लिया गया है? कौन सा ऐसा स्रोत है जो हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत के रूप में काम करता है? तो कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ज़्यादातर प्रावधान यहीं से लिए गए। आगे चलते हैं। कोई भी धन प्रस्ताव या धन विधेयक निम्न में से किसकी स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? बहुत ही आसान है, भारत का राष्ट्रपति। जब भारत का राष्ट्रपति इसकी संस्तुति कर देता है तभी जाकर के इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे चलते हैं। धन विधेयक का आर्टिकल कौन सा है? 110। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट इसमें 1 2। ठीक है, निम्न में से कौन से वर्ष में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को शामिल कब किया गया? 1976 में। कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन। कौन सी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था। और आर्टिकल 51 का भाग 4
में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। हालांकि इन्होंने 8 ही मूल कर्तव्यों को शामिल करने की बात किया था, लेकिन 10 शामिल किए गए और एक 86वें संविधान संशोधन 2003 में फिर इसको शामिल किया गया। ठीक है, 2002 में। तो यहाँ पर 11 मूल कर्तव्य हो चुके हैं। आगे चलें, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? संविधान संशोधन की बात आपको पता है आर्टिकल 368 में की गई है। इसमें 2 तरीके के संविधान संशोधन की बात है और आप याद रखना कि हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 368 में 2 प्रकार के संशोधन की बात है। जो तीसरा है वो है साधारण बहुमत। ठीक है, और जो साधारण बहुमत से संशोधन होता है उसे हम संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं मानते। आर्टिकल 368 के तहत जो 2 संविधान संशोधन है वो कौन कौन से हैं? पहला है विशेष बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत, और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडलों की अनुमति। ये है 2 टाइप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कहाँ पर वकालत कर सकते हैं? जब वो रिटायर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। अब वो किसी भी न्यायालय में वकील बन के जाएंगे तो वहाँ के जो जज हैं, मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में गए तो वहाँ के जज उनसे प्रभावित हो जाएंगे ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो इससे जो न्यायपालिका है वो एक तरीके से पक्षपात कर सकती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहीं भी वकालत करने की अनुमति नहीं है। आगे चलें, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, जो केवल और केवल कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया है कि इस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरोबारी वाद में, ठीक है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, ये बेरोबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया। बहुत ही आसान है, ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है कैसे? या संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा, क्योंकि विशेष बहुमत से हम ज़्यादातर प्रावधानों को, संविधान के प्रावधानों को संशोधित कर सकते हैं। और विशेष बहुमत किसका चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा का। जब संघात्मक ढांचे की बात आएगी तब हम राज्यों से परमिशन लेते हैं। तो यहाँ पर अकेले संसद के द्वारा अधिकांश भागों को संशोधित किया जा सकता है। आगे चलें। किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया? कहने का मतलब क्या कि आपको पता है कि हमारे देश में लगभग 1990 के बाद गठबंधन सरकारें बननी शुरू हुई, और गठबंधन सरकारों में जब भी कोई पार्टी सपोर्ट करेगी तो उसको मंत्री पद चाहिए ना। तो इस तरीके से क्या होता था कि मंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा बन जाती थी। तब एक कानून बनाया गया, यहाँ पर 91वां संविधान संशोधन, और उसके तहत कहा गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही, जितना 15% होगा, मैक्सिमम इतने मंत्री ही बन सकते हैं। अगर किसी राज्य की विधानसभा में 100 मेंबर हैं तो उसके 15%, मैक्सिमम 15% ही मंत्री हो सकते हैं। कितना? 15। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये कौन सा अमेंडमेंट है? 91। आगे चलें। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ये मैंने बता चुका हूँ। आर्टिकल 213, 123 और 213। 123 राष्ट्रपति के लिए और 213 किसके लिए? राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि राज्य ने, केंद्र की विधायिका ने या संसद ने या राष्ट्रपति ने या राज्यपाल ने कोई भी ऐसा अध्यादेश, कानून कुछ भी बना दिया जो हमारे संविधान के मूल्यों का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर सकती है, उस कानून को ख़त्म कर सकती है। ठीक है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? आपको पता है कि ये जो दिल्ली है इसे दिल्ली NCR बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, NCR ये कौन से आर्टिकल के तहत आया? ये आया 69वां संविधान संशोधन 1991। आगे चलते हैं। भारत में संघ की विधायिका राज्य सूची के विषयों में कानून कब बना सकती है?
जो संघ की विधायिका मतलब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? आपको पता है कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची की बात की गई है। ठीक है, केंद्र, राज्य और समवर्ती। तो केंद्र के जो विषय हैं, केंद्र के विषय पर कानून कौन बनाएगा? संसद। राज्य के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानसभा या विधानमंडल। और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब केंद्र राज्य की विधायिका या राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, जिसमें से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कब? जब राज्यसभा एक संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक है। ठीक है, ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये जो राज्यसभा है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और अगर राज्यसभा ऐसा कोई संकल्प विशेष बहुमत से पारित कर दे तब संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर आर्टिकल 249 के तहत। कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है? आर्टिकल 249। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता सर्वप्रथम किसके द्वारा अनुभव की गई? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, कुछ समितियां हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब हमारे देश में 1951-52 यहाँ पर दो कार्यक्रम लेके आया गया, 52 और 53 में। ठीक है, एक है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP और एक है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय प्रसार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लाए गए थे, जबकि कार्यक्रम पूरी तरीके से फेल हो गए। तब बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और उनसे कहा गया कि आप पता लगाए कि ये दोनों प्लान क्यों फेल रहे। तो इन्होंने बताया कि जो आपने स्कीम लॉन्च किया इसमें ग्रामीण लोग रहे इनकी सहभागिता बिल्कुल ही नगण्य रही, इस वजह से ये स्कीम फेल हो गई। तब इन्होंने कहा कि आप ग्राम पंचायतों को वापस लाइए, ग्राम पंचायतों का गठन करिए, इन्हें संवैधानिक मंजूरी दीजिए। बलवंत राय मेहता समिति। आगे चलते हैं। ग्राम सभा जो कि पंचायती राज प्रणाली की नींव है, इस निकाय में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? कहने का मतलब ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होता है। जब आप कहते हैं कि हमारी ग्राम सभा का नाम ये है, तो उस ग्राम सभा का मतलब क्या है, उसमें कौन कौन शामिल होता है? उस ग्राम सभा का मतलब होता है कि पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव की निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति। आपके गांव की एक वोटर लिस्ट होगी, उस वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं ग्राम सभा में वही लोग आते हैं। ध्यान रखना, वोटर लिस्ट में शामिल लोगों के नाम ही केवल जो लोग शामिल हैं वही ग्राम सभा में शामिल होते हैं, बाकी और लोग ग्राम सभा में शामिल नहीं माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 243B में इसे परिभाषित किया गया है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल लगने के बाद भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपको पता है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। कहाँ पर है इस ऑप्शन में? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ऑप्शन बी। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 21 क्या है? जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मौलिक अधिकार के बारे में सत्य है? मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा सत्य कथन है? इनकी संख्या असीम है। ऐसा नहीं है भैया, असीम नहीं है मौलिक अधिकार। ठीक है, इनका संरक्षण तथा क्रियान्वयन साधारण कानूनों के अनुसार होता है। अब इसको छोड़ दीजिए, आगे चलें। इन्हें कानून की साधारण प्रक्रिया से राज्य विधायिका द्वारा बदला जा सकता है। इन्हें भारतीय संविधान का संरक्षण प्राप्त है। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान का संरक्षण जी हाँ प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट, अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट ना जा करके सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही आपके पास एक विशेष अधिकार है, अन्य मामलों में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही है? डी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान, अब यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। ठीक है, मूल अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, प्राधिकार, इन सभी के बारे में किया गया। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? कुल 29 विषय हैं। और ये 29 विषय जो है ये आपका मेंस का टॉपिक हो जाता है
कि हमारी ग्राम पंचायतें इतनी सफल क्यों नहीं हैं। क्योंकि हमारी ग्राम पंचायतों को जो 29 विषय प्रदान करने चाहिए, राज्यों ने 29 विषय पूरे प्रदान नहीं किए। किसी ने 4 किए हैं, किसी ने 5 किए हैं, किसी ने 16 किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सभी विषय उन्हें प्रदान नहीं किए गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 में भारतीय संविधान के 92वें संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में किन 3 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया। आप ध्यान रखना, हमारी जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची, उसमें पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब कितनी है? 22 भाषाएं, मतलब 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, 21, 71 जोड़िए आप, कितना हो गया? 92। तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, 21वें के द्वारा सिंधी, 71वें के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92वें के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इनको जोड़ेंगे, 21, 71 को जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा। और यही तीनों संविधान संशोधन हैं जिसके द्वारा 8वीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देख लीजिए कहाँ पर है, ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यहाँ पर डोगरी नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत की सामाजिक आर्थिक असमानता को कैसे खत्म नहीं किया जा सकता? ठीक है, जो भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता है उसे कैसे खत्म नहीं किया जा सकता? शिक्षा का प्रसार करके। जी हाँ, शिक्षा का प्रसार करके तो खत्म किया जा सकता है। निर्धन लोगों को आर्थिक सहायता अथवा कर्ज दे करके आप आर्थिक असमानता कभी नहीं खत्म कर पाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत की कौन सी संस्था भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार रखती है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या कौन करता है? यहाँ पर देख सकते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? दल बदल कानून है। इसमें जैसे कि आज अब देख रहे हैं बिहार में चुनाव है। ठीक है, तो बिहार में चुनाव, तो कई पार्टी के लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में। जहाँ टिकट मिल रहा है, इस पार्टी में टिकट नहीं मिला, पार्टी ही छोड़ दिया, अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं या दूसरे पार्टी में शामिल हो गए। तो ये जो दल बदल कानून है, इन चीज़ों पे लागू नहीं होता। दल बदल का कानून लागू होता है जब आप चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद आप अपनी पार्टी बदलते हैं, तो ये कानून वहाँ लागू होता है और 10वीं अनुसूची में। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति जो दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है को केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में कितनी अवधि से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता? कहने का मतलब, आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बने रहने के लिए ज़रूरी है कि वो संसद का सदस्य हो। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य, मान लीजिए चुनाव नहीं लड़ा और वो या चुनाव नहीं जीता, तो क्या उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता? मंत्री बनाया जा सकता है। कितने महीने तक के लिए? अधिकतम 6 महीने। और 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा, या अगर राज्य की बात है तो वहाँ पर विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, या विधान परिषद का, कहीं का भी वो मेंबर बन जाए। ठीक है, जैसे सिचुएशन हो। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर वो ना तो केंद्र का, और राज्य की बात है तो राज्य का, अगर विधायिका का मेंबर नहीं बनता तो उसे अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता, यहाँ पर हमारे टाइपिस्ट महोदय ने प्रेस को प्रेम बना दिया, प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। कहाँ पर? आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। ठीक है, 19(1) में, जहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी में ही प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है। याद रखना, संविधान में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। भारत में लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष क्या किया जाता है? उसका चूज़ किया जाता है, उसका चयन किया जाता है। अपने ही सदस्यों के बीच से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको जो संविधान के भाग हैं उनको मैच करवाना है। तो आप देख लें,
भारत का जो संविधान है उसका भाग 15 क्या है, भाग 15 निर्वाचन। इसमें निर्वाचन के बारे में क्या, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं, उन सभी के बारे में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। यहाँ पर भाग 17 का संबंध राजभाषा और भाग 18 का संबंध आपातकाल से है, आपात उपबंध से है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है कि डीपीएसपी का उद्देश्य कौन नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही। सामाजिक आर्थिक न्याय का सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सामाजिक राज्य की स्थापना करना। अब देख, एक मिनट यहाँ देख लें ऑप्शन में क्या इस तरीके से तो नहीं दिया कूट, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सही है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना भी सही, सामाजिक राज्य की स्थापना करना ये हमारे डीपीएसपी में कहीं पर भी नहीं लिखा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है राज्यपाल के बारे में, देख लेते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। और यहाँ पर वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बिल्कुल हो सकता है, 5 साल तक पद पर रहता है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर वह यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, गलत है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटा सकता है, राज्य की विधायिका राज्यपाल को नहीं हटा सकती। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब वो शक्ति लोकसभा के पास नहीं है। कौन सी शक्ति है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आर्टिकल 312। ठीक है, जैसे कि इस समय 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारत में, IAS, IPS और IFS। ठीक है, अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो इसकी पहल कौन करेगा, इसकी पहल करेगी राज्यसभा। ये लोकसभा के पास पावर नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, वो भी 2/3 बहुमत से। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत की ब्रिटिश नीति से संबंधित है। ब्रिटिश नीति से कौन संबंधित, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 51। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होंगे उसमें शांति बनाए रखने की कोशिश भारत करेगा। ठीक है, आगे चलें। लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्य के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कब तक, 14 दिन तक। अगर राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो उसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य वित्त आयोग एक है, क्या है, विधिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं, या संवैधानिक संस्था। याद रखिएगा, जिस तरीके से आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात की गई है उसी तरीके से संविधान में राज्य वित्त आयोग के बारे में भी प्रावधान किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है। नया राज्य पारित करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलें। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति जब चाहे उसे अपने उसके पद से हटा सकता है। तो कौन है, आप यहाँ पर देख लें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, CAG, महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महान्यायवादी। जनरली क्या होता है कि जो महान्यायवादी होता है जब नई सरकार बनती है तो खुद ही त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि केंद्र सरकार का वकील है। जो नई सरकार आएगी वो अपने हिसाब से वकील चुनेगी अपने लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण के बारे में किसमें कहा गया है, आर्टिकल 24 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य, गलत है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
संघीय सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त कौन करता है? तो आपको पता है संसद विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त कर सकती है जब उस राज्य की विधानसभा कहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, कृषि उत्पादन रोजगार क्या करना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना ताकि लोग अपना विकास खुद कर सकें। ठीक है, पंचायती राज के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कौन बढ़ा सकता है? संसद। ठीक है, अगर भारत में आपातकाल लागू हो तो उस समय विधानसभा या संसद की जो अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, कानून में संशोधन करके। आगे चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है। आखिर जो गणतंत्र हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है उसका मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब होता है कि जो राज्य का अध्यक्ष है वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, ना कि वो कोई आनुवांशिक होगा, जैसे कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में जो राष्ट्र का प्रमुख है वो कौन है? ब्रिटेन का क्राउन प्रिंस। ठीक है, क्राउन होता है या राजकुमार या राजकुमारी या कोई राजा। तो लेकिन भारत में जो भारत का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति कोई आनुवांशिक नहीं होता। जैसे कि इससे पहले प्रणब मुखर्जी साहब थे। प्रणब मुखर्जी के बच्चे इस बार राष्ट्रपति नहीं हैं, बल्कि इस समय रामनाथ कोविंद जी हैं जिनका चुनाव हुआ था। ठीक है, जिनके राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था और उन्होंने उस चुनाव को जीता था। तो गणतंत्र का मतलब हो गया कि जो राज्य का अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? निर्वाचित होगा। आगे चलते हैं। भारत के एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। बिल्कुल सही। स्वेच्छा से अन्य देश को नागरिकता प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सही। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है। गलत। अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक से विवाह कर लेते हैं तो आप, ऐसा नहीं कि आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी भारत की। सरकार की आलोचना करता है। बिल्कुल गलत। इन दो आधारों पे नहीं, बल्कि ऊपर के दो आधारों पे 1-2 पे आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? चलिए देख लेते हैं। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सही है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करना, सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य ये डी नहीं है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान? आर्टिकल 324। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, आर्टिकल 331 में है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो जो चुनाव हुआ है अभी लोकसभा का, इसमें किसी भी लोग एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो प्रावधान है 331 के तहत इसे खत्म कर दिया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो। किस चीज़ से खतरा हो? युद्ध के कारण, बिल्कुल सही। बाह्य आक्रमण के कारण, बिल्कुल सही। सशस्त्र विद्रोह के कारण, बिल्कुल सही। आंतरिक उपद्रव के कारण, गलत। 1, 2 और ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। पहले क्या था हमारे संविधान में? आंतरिक अशांति की, ये जो सशस्त्र विद्रोह है इसकी जगह आंतरिक अशांति थी। तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी के टाइम में आपातकाल लागू हुआ था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। लेकिन जब जनता पार्टी आई तो उसने क्या किया कि 44वां संशोधन किया, और 44वें संशोधन के द्वारा जो आंतरिक अशांति वर्ड था उसको क्या लिख दिया? सशस्त्र विद्रोह, ताकि एटलीस्ट पता तो रहे, क्योंकि आंतरिक अशांति का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। आगे चलते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको यहाँ पर क्रम बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ समितियों के नाम बता देता हूँ। पहली समिति जो बनी थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी। बलवंत राय मेहता कब बनी थी? 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता, जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया। कब? अशोक मेहता समिति का गठन हुआ 1977 में, दिसंबर में। इसके बाद GVK राव समिति, GVK राव समिति, इसका गठन हुआ 1985 में। इसके बाद LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी, इसका
गठन हुआ 1986 में, एक साल बाद। ठीक है, एल एम सिंघवी के बाद पी के थुंगन समिति, पी के थुंगन, ठीक है, पी के थुंगन समिति, इसका गठन हुआ 1988 में। कब? 1988। और लास्ट वी एन गाडगिल, वी एन गाडगिल, इस समिति का भी गठन हुआ था 1988 में। तो क्रम याद हो गया, देख लेते हैं। यहाँ पर है जी वी के राव समिति, जी वी के राव समिति अभी मैंने बताया 1985, एल एम सिंघवी समिति 1986, बलवंत राय मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता समिति 1977। तो क्रम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस निम्न में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? आर्टिकल 30 में यह बात कही गई कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी पसंद के विद्यालय खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में कौन सही नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। बिल्कुल सही, आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट ऑप्शन, यह अंतःशासकीय विवादों में मूल्य एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। अब इसको छोड़ दीजिए, आगे देखिए। यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकारी अधिकारिता रखता है। बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगता है तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह देता है। ठीक है, इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह अंतःशासकीय विवादों में मूल्य एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। यह ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। आगे चलते हैं। भारतीय संसद के घटक कौन कौन से हैं? संसद में क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के हिस्से हैं। इसी तरीके से जो विधानमंडल है, विधानमंडल में क्या क्या होता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जहाँ पर विधान परिषद नहीं है वहाँ शामिल नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलें। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर दिया गया न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, आप याद रखिएगा, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, संविधान का भाग 9, भाग 8, भाग 4 का ए, भाग 9 का ए आपको यहाँ पर मैच करवाना है। चलिए देख लीजिए। संविधान का भाग यहाँ पर देखिए 4 का का में मूल कर्तव्य है। भाग इसके अलावा 9, एक सेकेंड, और यहाँ पर भाग जो 8 है आपका वो क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 पंचायत है और भाग 9 का ए नगर पालिका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से, अच्छा ये मैच करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, 21 का ए संविधान में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 साल से घटा के 18 कर दिया गया? आपको पता है यह है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसे कैसे हटाया जा सकता है? उसी प्रक्रिया से जैसा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। ठीक है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है उसी तरीके से यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है किस चीज़ का? बाह्य आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, सांप्रदायिक संघर्ष का। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या होना चाहिए? नहीं कर सकता। किस आधार पे? इन 3 आधारों पे कर सकता है और सांप्रदायिक संघर्ष के आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धन विधेयक के बारे में निम्न कथन में से कौन सही नहीं है? धन विधेयक आपको बताना कौन सही नहीं है। धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है। आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची सही है, संघ राज समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, गलत हो गया। कृषि। 9वीं में भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश किस में है? आर्टिकल 40 में, नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, DPSP में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं आता? तो निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्ति के अधीन कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। निर्वाचक नामावली की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है? यही तैयार करता है। संसद के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन को कराना, सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, बिल्कुल सही। निर्वाचन आयोग की उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो काम है ये निर्वाचन आयोग का नहीं होता। आगे चलते हैं। बिहार के विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थियों के डेटाबेस के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को बनाया गया? उसका नाम क्या है? मेधा सॉफ्ट। ठीक है, मेधा सॉफ्ट। ये शिक्षा विभाग ने NIC की मदद लेकर के मेधा सॉफ्ट एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। हाल ही में प्रस्तावित मीठापुर मछली एलिवेटेड 4 लेन सड़क किस जिले में प्रस्तावित है? ये कहाँ पर है? पटना में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सब जूनियर रूबी फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार बालिका टीम ने किसे हरा करके पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया? यहाँ पर आपको याद रखना है, राष्ट्रीय सब जूनियर रूबी फुटबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र को हरा करके बिहार ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। आगे चलते हैं। वह राज्य जिसने हाल ही में राज्य पुलिस में आदिवासी महिलाओं की बटालियन को शामिल करने का निर्णय लिया है, किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। यहाँ इसमें क्या होगा कि आदिवासी महिलाओं की एक बटालियन तैयार की जाएगी। हाल ही में बिहार के किस जिले में 2022 तक एक आधुनिक बंदरगाह का निर्माण करने का निर्णय लिया गया? तो कहाँ पर है? सारण जिले में। ठीक है, सारण में एक आधुनिक बंदरगाह डेवलप करने की बात की गई है। और इससे क्या होगा कि इससे जो नेपाल वगैरह हैं, इससे इनके व्यापार में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं को कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया? तो स्नातक पास को कितना? 25,000। हालांकि अभी जो इस समय चुनाव चल रहा है इसमें इसको बढ़ा के 50 कर दिया गया, और जो लड़कियां इंटर पास करेंगी उन्हें 25,000, और जो ग्रेजुएशन पास करेंगी उन्हें 50,000 देने की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ने बिहार को किस क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड से पुरस्कृत किया है? किसमें? अंडा उत्पादन में। ठीक है, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ने बेस्ट स्टेट अवार्ड का पुरस्कार दिया अंडा उत्पादन के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार में पिछले 3 सालों में अंडा उत्पादन में 65% की वृद्धि दर्ज हुई है। इम्फाल में आयोजित 41वें राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते? तो कौन है? अंजू कुमारी। ठीक है, अंजू कुमारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार के आरा जिले की निवासी हैं अंजू कुमारी। आगे चलें। हाल ही में बिहार के किस जिले में 20वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? रोहतास जिले में भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, रोहतास में। आगे चलते हैं। उन्नत लीची परियोजना के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर में किस कंपनी के द्वारा हाल ही में 1.7 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की गई? आपको याद रखना है कि लीची में कौन सा टॉप पर जिला है? मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो यहाँ पर किस कंपनी ने यहाँ पर 1.7 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा किया? वो कौन सी कंपनी है? कोका कोला। ठीक है, कोका कोला। आगे चलिए। हाल ही में पटना में किसके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा। आगे चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के द्वारा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के विकास ने सफलता प्राप्त किया गया? ठीक है, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के विकास में सफलता हासिल की गई। आपका आंसर क्या होगा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। ये कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं ये जो सबौर है वो कहाँ है? भागलपुर जिले में। ठीक, चलिए आगे चलें। बिहार के किस जिले में उत्तर भारत के पहले बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? भागलपुर। बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? भागलपुर में। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच समझौता हुआ। ये 5 साल का समझौता है
बिहार के भागलपुर में पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। हाल ही में महिलाओं की सहायता हेतु बिहार पुलिस ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो यहाँ क्या नाम है? पुलिस दीदी। ठीक है, बिहार पुलिस के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया महिलाओं की सहायता के लिए। आगे चलते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम को लेकर जारी स्कोर कार्ड के अनुसार दिसंबर 2019 में बिहार की रैंकिंग क्या रही है? तो बिहार की रैंकिंग रही है 15वीं। एनीमिया मुक्त भारत मिशन के तहत इसमें बिहार की रैंकिंग 15वीं रही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत खेतों में जल संचयन के लिए जरिए कृषि प्रबंधन के लिए बिहार सरकार राज्य के किसानों को प्रति इकाई कितने रुपए का अनुदान देगी? तो इसमें 75,500। ठीक है, 75,500 रुपये होना चाहिए, यह हज़ार लिख गया, रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। आगे चलते हैं। जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? दूसरा राज्य। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। आप याद रखना कि भारत में जो जाति आधारित जनगणना है वो पहले जनगणना 1931 में हुई थी और जो दूसरी जनगणना हुई है वो 1911 में। इसमें क्या देखा गया है कि किस जाति के सदस्य कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो दूसरा ऐसा राज्य बन गया जिसने ये जो जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार के पास भेजा है। और पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस अस्पताल को केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छता को लेकर कराए गए सर्वेक्षण में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? वो कौन सा है? एम्स पटना। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना ने हाल ही में किस नाम से एक बैगनी आलू का विकास किया है? उसका नाम क्या है? कुफरी मणि। ठीक है, ये आलू किस कलर का है? बैगनी कलर का है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावित किया था? उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था। आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना बन गई। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, जो प्रारूप समिति के मेंबर थे, वो कहाँ से आए थे? वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा उन्हें चुना गया था। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा को की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संविधान सभा का स्वरूप किस प्रकार का है? याद रखना, ये संविधान का स्वरूप है, सभा का नहीं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में तो संघात्मक है, लेकिन भावना में कैसा है? एकात्मक है। ठीक है, संरचना में हमारा संविधान संघात्मक है क्योंकि इसमें केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन वास्तव में केंद्र शक्तिशाली है, इस वजह से भावना में कैसा हो गया? एकात्मक हो गया, अर्थात केंद्र ज़्यादा पावरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं? कौन कौन से हमारे भारतीय संविधान के लक्षण हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान घोषित करते हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दृढ़ है, लिखित संविधान है, राज्य और केंद्र के लिए समान संविधान है, राज्य की सीमाएं अविनाशी हैं। देखिए, जो यहाँ पर राज्य व केंद्र के लिए समान संविधान, बिल्कुल सही, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो भी देश एकात्मक होते हैं, जैसे कि आप ब्रिटेन मान लीजिए, अमेरिका मान लीजिए, अमेरिका में केंद्र के लिए अलग कानून संविधान है, राज्यों का अपना अलग संविधान है। ठीक है, हमारे देश में क्या है कि केंद्र के लिए और राज्य के लिए एक ही प्रकार का कानून दिया गया है। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन पर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संविधान की प्रक्रिया दृढ़ है, इससे एकात्मकता का लक्षण सिद्ध नहीं होता। लिखित संविधान होने से कोई देश एकात्मक नहीं हो जाता संविधान, जबकि अगर दोनों के लिए समान संविधान है तो ये एकात्मकता का लक्षण है। ठीक है, हमारे देश में केंद्र के लिए और राज्य के लिए एक ही संविधान है, जबकि अमेरिका में प्रांतों के लिए और केंद्र के लिए अलग अलग कानून दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल 3। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन आर्टिकल 51 में और DPSP में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थान? आर्टिकल 30। ठीक है, अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं।
डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया? इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। निम्न में से कौन सा डीपीएसपी का भाग नहीं है? शिक्षा का अधिकार, मातृत्व सहायता, बाल श्रम पर रोक, बेगार पर रोक। अब आप बताइए, यहाँ पर जो बाल श्रम पर रोक की बात, मातृत्व सहायता, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आप ध्यान रखना आर्टिकल 21 में भी है और डीपीएसपी में भी है। मातृत्व सहायता डीपीएसपी में है। बाल श्रम पर रोक आर्टिकल 24 और बेगारी भी 24, अर्थात ये उसमें मूल अधिकारों में है, सी और डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हालांकि यहाँ पर आंसर आपका ई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाल श्रम पर रोक और बेगार पर रोक ये दोनों बातें की गई है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो आप ध्यान रखिए 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल हमारे देश के नागरिकों को है। बाकी सभी आर्टिकल्स जो मूल अधिकार में हैं वो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी या अन्य व्यक्तियों को भी वो अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो विधि के समझ समता ये सभी को है, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। विभेद के विरुद्ध अधिकार ये अवसर की समता आर्टिकल 14, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विधि के समझ समता आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। ठीक है, विभेद के विरुद्ध आर्टिकल 15 और यहाँ पर जो अवसर की समता है ये आर्टिकल 16। तो मैंने बताया कि 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल नागरिकों को है, जबकि बाकी आर्टिकल्स विदेशियों को भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर 1 और 4 हो जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये किसको किसको है? केवल भारतीय नागरिकों को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। आगे चलिए, भारत को प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, यह बात कहाँ रखी गई है? ये और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश करे, ये बात की गई है, मूल कर्तव्य में की गई है। ठीक है, आगे चलिए, भारत का संविधान निम्न आर्टिकल्स में से कौन एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 324। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 371 खा में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया? आर्टिकल 371 जब आप पढ़ेंगे 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में है। 371 का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, इसमें कुछ राज्यों के बारे में कुछ विशेष प्रावधान किए गए। इसी तरीके से जो 371 खा है उसमें असम के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? आप याद रखना, जो केंद्र राज्य संबंधों में की बात है वो सबसे पहले विधायी संबंध है, फिर प्रशासनिक संबंध, फिर वित्तीय संबंध। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आर्टिकल यहाँ पर 352 से 56 के बीच, 256 से 263, 352 से 56, 250 से 280, 285 से 300। तो यहाँ पर 352 से 263। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 256 से 263। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्यों? संसदीय प्रणाली की सरकार क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखना, अमेरिका को हम संसदीय शासन प्रणाली नहीं कहते, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। क्या है? अध्यक्षीय। अध्यक्षीय इसलिए क्योंकि अमेरिका की जो व्यवस्था है उसमें मंत्रिपरिषद कभी भी वहाँ की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, वहाँ की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। जबकि भारत में जो मंत्रिपरिषद है या मोदी जी की जो सरकार है, राज्यों में जो विधान, जो जैसे मान लीजिए कि यूपी में योगी जी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। आगे चले, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन एक सही नहीं है राष्ट्रपति के बारे में। संसद का एक संगठक भाग है, हम देख चुके हैं। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये सही है।
वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, सही है। लेकिन यहाँ पर जो दो ऑप्शन बी देखा आपने, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, जी नहीं, वह चर्चा में भाग नहीं लेता है। आगे चलें। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने पर जो पद खाली होगा उसकी भरने की समय सीमा कितनी है? 6 महीने। 6 महीने के अंदर उसको भरा जाना चाहिए। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका अधिकार होता है? संसद का। मैंने बताया था शुरू में ही कि संचित निधि से पैसा निकालना है तो उसके लिए संसद से परमिशन लेना पड़ेगा। आगे चलें। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में, या लोकसभा के अधिवेशन में ना रहने की स्थिति में। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जब अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी, इसको छोड़ दीजिए क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूँ कि अध्यादेश जारी कब हो सकता है। राष्ट्रपति की बात है, इसी बात को आप विधानमंडल के संदर्भ में भी देख सकते हैं। अध्यादेश जारी कब होगा? जब लोकसभा सत्र में ना हो, या राज्यसभा सत्र में ना हो, या दोनों सदन सत्र में ना हो, तभी अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर संसद सत्र में है फिर भी राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया तो वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद खाली, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पे बैठेगा। आगे चलिए। संसद, विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब खत्म हो जाती है जब वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? बहुत ही आसान है, 60 दिन तक जब वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। निम्न में से कौन राज्यसभा को एकांतिक शक्ति के अंतर्गत रखता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का यूज़ किया जाता है। आगे चलें। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसमें उस राज्य का राज्यपाल और हाई कोर्ट की परमिशन के द्वारा, ठीक है, संबंधित राज्य का राज्यपाल और उस राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके परमिशन के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट है संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक। आगे चलें। केंद्र राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय कौन करता है? और ये भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ध्यान रखना, जब केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है तो इसकी सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और यह सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता है। कहने का मतलब, केंद्र और राज्य के बीच जब विवाद होता है तो यह विवाद हाई कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, यह सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। कब? ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं ना, जो कि मुख्यमंत्री की बात है। अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य हो तो क्या वो विधान राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले पाएगा? नहीं। तो अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का मेंबर है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले पाएगा, अर्थात कि अगर वो विधानमंडल में उच्च सदन का मेंबर हो। ठीक है, और विधान परिषद को हम उच्च सदन बोलते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को हटाने का कहीं भी प्रावधान नहीं है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। आगे चलते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से संघ राज्यों का प्रशासन करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 149, 150। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? किसके व्यय पर? कार्यपालिका। ठीक है, जो लोक लेखा समिति होती है या जो CAG होता है, यह कार्यपालिका के व्ययों पर लेखा परीक्षा करती है। ठीक है, तो दोस्तों यह रहा 150 क्वेश्चन जो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। तो आई होप कि मुझे अच्छा लगा होगा आपको, और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।